हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू होता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे ये हर तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, है ना, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं हम लोग बैकग्राउंड में। या गाइस, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा था ना, वो भी 2022 के लिए ही, उसी के अकॉर्डिंग ही वो सीरीज था, लेकिन थोड़ा सा आउटडेटेड था। ठीक है, तो अभी क्या करें, हमने सोचा है कि जो लेटेस्ट वाला है ना, जो भी करंट अफेयर्स का जो भी एमसीक्यू रहेगा, लेटेस्ट वाला जो जीके टुडे के द्वारा जो डाला जाता है उसको, है ना, इसी को कवर कर रहे हैं हम लोग। तो उसको कवर करेंगे। तो अभी मीन्स कि ये जनवरी महीना है ना, जैन का जो चल रहा है 2022 वाला, हाँ, इसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि चूँकि ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है हाँ, तो ये जीके टुडे तो मैंने बता ही दिया कि इसका ही मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, ये हमारे चैनल का नाम है यूजुअल लर्निंग। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देंगे, तो जो भी इसका इस तरह का कोई भी वीडियो जो रहेगा एमसीक्यू या फिर करंट अफेयर्स टाइप का, तो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री, है ना, एशियन कंट्री रिसेंटली अनवील्ड इट्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। है ना, कहता है कि एशिया की कोई कंट्री है ना, उन्होंने रिसेंटली अनवील किया है, यानी कि पब्लिक में लाया है, पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ डिस्क्लोज किया है, यूँ समझ लो। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जो पॉलिसी होती है उसको, है ना, बाहर लेके आया है ना। तो वो कौन सी कंट्री है? तो उस कंट्री का नाम पहली बार किया इसलिए न्यूज़ में, ना, वो कंट्री का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है एज पर द रेटिंग्स एजेंसी, है ना, रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग देती है ना, ICRA, इसको कि शॉर्ट में इकरा भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड, कहता है कि क्या एस्टिमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा इंडिया का इन फाइनेंशियल ईयर 2022 में, क्या रहेगा इकरा के अकॉर्डिंग। इकरा ने जो एक प्रोजेक्शन किया है कि एस्टिमेटेड ना जीडीपी, रियल जीडीपी का, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगा इंडिया का, क्वेश्चन ये पूछा जाना है। तो क्या होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है 9%। ठीक है, और ICRA यानी कि इसको फुल फॉर्म ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इस तरह से कहते हैं ना। तो थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि 9% का जो प्रोजेक्शन इसका ही ना एस्टिमेट किया है, जो रेटिंग एजेंसी का हैज़ मेंटेन्ड फोरकास्ट किया है पहले 9% जीडीपी एक्सपेंशन फॉर इंडिया इन 2022 की बात कर रहा है कि मेंटेन्ड डाटा। क्या बोला इन्होंने कि के शेप्ड, यहाँ देखो, के शेप्ड डाइवर्जेंस विल बी सीन अमॉन्ग्स द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, है ना, के शेप डाइवर्जेंस रहेगा। इकोनॉमिक कुछ टर्मिनोलॉजी होती है ना, वो समझना होता है। द रेटिंग्स एजेंसी ऑल्सो एक्सपेक्टेड द इकोनॉमी टू मेंटेन अ सिमिलर 9% ग्रोथ रेट नेक्स्ट फिक्सल ईयर 2000, यानी 2023 में भी उनका इसी तरह का एक एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर भी 9% के अराउंड रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ बोला कि क्या रहेगा इसका, इसका जो ग्रोथ जो रहेगा ना, के शेप्ड डाइवर्जेंट रहेगा, है ना। और वो किस संदर्भ में बोला कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी का। ठीक है, तो अब ये क्या है कि कैसे, जैसे हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, ग्राफ इसी तरह से होता है। एक सेकेंड यार, थोड़ा स्टेट होना चाहिए। हाँ, इस तरह से रहता है ना। तो जैसे कोविड 19 जैसी इस तरह की पैंडमिक जैसे आई, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग मतलब कि हर जगह का, है ना, सफ़र किया, लोग सफ़र हुए इसमें, है ना। तो जैसे इस रफ्तार से चल रहा होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, समझो कि इकोनॉमी इस रफ्तार से चल रहा है। ठीक, अचानक कुछ इस तरह से पैंडमिक आ गया, है ना, कोरोना आ गया। ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, मच कर, हाँ, ये करें, इस रफ्तार से चल रहा है। क्या हो रहा है यार, सारा कलर मिलता जुलता, इस रफ्तार से चल रहा है, अचानक इस तरह से डाउन आ गया, कोरोना आ गया, तो डाउन हो गया सब कुछ, लॉकडाउन वगैरह सारा चीज़ हो गया। अब क्या हुआ, ये फर्स्ट वेव सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ मैं, अभी थर्ड वेव की तो एंट्री हो ही रहेगा। अब क्या हुआ कि अब दोबारा इकोनॉमी ना पटरी पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह होगी तो दोबारा पटरी पे आने लगेगा। तो अब क्या होगा कि ये कह रहा है कि के शेप्ड डाइवर्जेंस इस हिसाब से जाएगा, लेकिन अब जो ऊपर जाएगा तो ऊपर इस हिसाब से जा सकता है कि ऊपर धीरे धीरे करके जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा ऐसे, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग तो ऐसे करके ऊपर जाएगा, कुछ लोग अब भी नीचे जाएगा, तो ये एक तरह का के का शक्ल लेगा ना, के शेप्ड हो जाएगा, समझ रहे ना। तो कुछ लोग मीन्स क्या, फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करिए कि फॉर्मल, है ना, जैसे मान लो कि ये फॉर्मल है ना, इस साइड में फॉर्मल रहेगा, एक सेकेंड, इस साइड में फॉर्मल जैसे रहेगा, है ना, और ये नीचे के डायरेक्शन में इनफॉर्मल। ठीक है, ये मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोरोना के टाइम में भी बहुत सारी कंपनी का जो ये था काफ़ी ग्रो किया, 35% के कितना कितने के आसपास उनका ग्रोथ हुआ था कंपनी, जबकि हर जगह तो मारामारी ही जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का ग्रो हुआ था, तो इसी वजह से तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगा इस पर इकरा, है ना, 9% के अराउंड। कुछ लोग अच्छा खासा ग्रो करेगा, कुछ लोग अभी भी डाउनफॉल रहेगा, तो इसलिए के शेप इसका डाइवर्जेंट रहेगा। तो चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अरे ये इसको क्या हो गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंडियन पेस बॉलर, है ना, अचीव द माइलस्टोन 200 टेस्ट विकेट्स रिसेंटली। टेस्ट मैच जो चल रहा है क्रिकेट में उसमें 200 विकेट पूरा कर लिया है रिसेंटली। वो कौन सा इंडियन पेस बॉलर है ना, तो उसका नाम है मोहम्मद शमी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच फुटबॉल लीजेंड्स, हाँ क्या कह रहा है कि स्टेचू हैज़ बीन अनवील्ड इन पनाजी गोवा। कहता है कि गोवा में एक जगह है पनाजी, वहाँ पे जो है ना एक स्टेचू लगाया गया, स्टेचू है ना, जो कि फुटबॉल का बहुत ही बड़ा लीजेंड है ना, फुटबॉल खिलाड़ी था कोई, है ना, तो वो कौन है? सुनील छेत्री, क्या कहना है, भाईचुंग भूटिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, इस तरह से। तो वहाँ पे जो स्टेचू लगाया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। ठीक है, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट हैज़ अनवील्ड द ड्राफ्ट ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन के लिए 2021 के लिए, है ना, कि नया पॉलिसी ड्राफ्ट किया गया, उन्होंने डिस्क्लोज किया है ना, ठीक है, जो कि वुमेन के लिए है ना, न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021 के लिए। वो कौन सा स्टेट है ये पूछ रहा है, तो ये तमिलनाडु है, आंसर इसका तमिलनाडु। ठीक है, बी। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं, है ना, एक्सप्लेनेशन। द तमिलनाडु गवर्नमेंट रिसेंटली अनवील्ड न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021 विच इंक्लूड्स फीचर्स सच एज कंपलसरी रहेगा मार्शल आर्ट्स जो होता है, कराटे वराटे, इस तरह से ट्रेनिंग, है ना, फॉर स्कूल एंड कॉलेज फीमेल के लिए। ठीक है, ये पॉलिसी के अंतर्गत आया है मार्शल आर्ट वगैरह। दूसरा, ऑल्सो प्रपोजेस 50 एडिशनल पर्सनस डे अंडर MG, है ना, मनरेगा जो कहते हैं ना, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से करके जो फॉर ऑल द सिंगल एंड वुमेन हेड, जिस फैमिली का हेड ही वुमेन है ना, हाउस होल्ड जो भी है, सबको 50 दिन का एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 33.3%, हाँ, रिप्रेजेंटेशन इन द रजिस्टर्ड पार्टी, जो भी तमिलनाडु की जो भी पार्टी होती है ना इलेक्शन में, उसमें 33.3% महिलाओं के लिए मिलेगा, है ना, वो रिजर्वेशन। द पॉलिसी ऑल्सो सिक्स टू मेक ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुमेन फ्रेंडली। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता है, चाहे आप बस ले लो या फिर ट्रेन, है ना, लोकल ट्रेन, इस तरह की जो भी ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो वुमेन फ्रेंडली बनाया जाएगा। मीन्स कि वुमेन के लिए अलग से कंपार्ट या इस तरह से जो भी चीज़ है ना, ताकि महिलाएं सेफ फील करें और मोटिवेट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री लॉन्च्ड द बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन। ये देखो, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन, कंट्री का नाम पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया, फ्रांस, कौन? सीधा आंसर यूके। ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पे चलते हैं। ये बोल रहा है क्या, द यूके गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव, है ना, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन विच हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ एडल्ट स्मोकर्स ऑन यंगर पीपल, है ना, बड़े लोग जो स्मोक वगैरह करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है छोटे लोगों पे, है ना। द कैंपेन हैज़ अर्ज्ड द स्मोकर्स टू क्विट स्मोकिंग। इसमें बोला कि छोड़ दे, पीना छोड़ दे, जो भी सिगरेट वगैरह पीता है तो उसको छोड़ दे। तो कैंपेन में, यानी कैंपेन मतलब एक मुहिम चलाया जा रहा है ना। एज पर द डेटा रिलीज बाय द कैंपेन, कैंपेन में जो एक डेटा रिलीज किया गया उसमें बताया गया कि 4.9% ऑफ टीनेजर जो छोटे होते हैं, है ना, हुज पेरेंट्स स्मोक हैव ऑल्सो अडोप्टेड द हैबिट। कह रहा है कि ऐसे बच्चे जिसका कि पेरेंट्स, है ना, स्मोक करता है, लगभग 4.9% ऐसे बच्चे जो अडोप्ट कर लेता है, वो अपने पेरेंट्स को देख के ही स्मोकिंग वाली हैबिट, है ना। न्यूजीलैंड हैज़ ऑल्सो सेट गोल्स टू गो स्मोक फ्री बाई 2030। कह रहा है कि न्यूजीलैंड 2030 आते आते तक स्मोक फ्री हो जाएगा, उन्होंने एक गोल सेट किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सातवां का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच कंट्री इज द न्यू मेंबर ऑफ द BRIC, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। ब्रिक हमें मालूम है ना कि ब्रिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स एक ग्रुप है ना, जिसमें कि कई सारे कंट्री जुड़ी हुई है ना, और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं पर्टिकुलरली इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह के लिए, है ना। तो इसमें, है ना, कौन कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस तरह से 5 मेंबर्स है इसमें फिलहाल, सॉरी 5 मेंबर है फिलहाल। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ब्रिक, ये जो ग्रुप है, हाँ, इस ग्रुप की एक बैंक है ना, कहता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने बनाया है ना, कि ये इसी ग्रुप के थ्रू ये चलाया जाता है ना, ये बैंक। और पर्टिकुलरली जितने भी ग्रुप के मेंबर्स वगैरह है ना, उनको है ना, डेवलपमेंट के लिए जो भी इस तरह फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह इस तरह से होता है तो ये प्रोवाइड करती है ना। और ग्रुप के अलावा भी बहुत सारे जो कंट्री है वो भी जुड़ते हैं, इस बैंक के मेंबर बनते हैं ना। तो बहुत सारे कंट्री जुड़े हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी रिसेंटली कौन जुड़ा है, तो उसका नाम है इजिप्ट, है ना। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, अनाउंस दैट इट विल ऐड इजिप्ट एज इट्स न्यू मेंबर। एनसीबी कहता है कि एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स ने एस्टेब्लिश किया था
ब्रिक्स नेशन जो भी कंट्री है ना, उन लोगों ने एस्टेब्लिश किया, नेमली ब्राज़ील, रसिया जैसे सब उसका मेंबर है। साउथ अफ्रीका 2015 में 2015 में एस्टेब्लिश किया था। इजिप्ट इधर कहता है इजिप्ट के बारे में अभी जो रिसेंटली हुआ था, 4th न्यू मेंबर हुआ एडमिटेड इनटू न्यू डेवलपमेंट बैंक आफ्टर, पहले इससे पहले कौन था? बांग्लादेश, है ना। उससे पहले यानी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, दुबई वगैरह था। उसके बाद एक और था, है ना, उरुग्वे, ठीक है। और अभी का जो इसका चेयरमैन है ये बोल रहा है मार्को ट्रोजियो, है ना, इधर प्रेसिडेंट ऑफ द, सॉरी प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट कौन है? मार्को ट्रोजियो। और ये बता देता हूँ कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये चाइना में, संघाई, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां हो गया, 8वां। 8वां में पूछ रहा है विच इंस्टीट्यूशन इश्यूज द हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, यानी कि इसको शॉर्ट में HS कहते हैं, कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि नोमेनक्लेचर मीन्स कि उसको कोडिंग जैसा इस तरह से कोड किया जाता है ना, तो वो सिस्टम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया है? कहता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक। तो ये बी आंसर है इसका, सॉरी सी वाला जो है सी, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो होता है। इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट में चलते हैं, है ना। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इशूइंग द, है ना, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड्स टू क्लासीफाई एंड रेगुलेट, क्या किस लिए? कि ताकि क्लासीफाई करे और रेगुलेट करे ग्लोबल ट्रेड, प्रोबल का ट्रेड सिंस 1988 से ये इशू करता है। लेकिन क्या करेगा कि इट मेंटेन्स द पीरियडिकली अपडेट्स द कोड इन लाइन विद द चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड, है ना। वक्त के साथ में जो टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ट्रेड वगैरह ये सब चेंज होता है, तो ये भी अपडेट करते रहती है कोडिंग का सिस्टम को, ठीक है। कहता है कि फ्रॉम जनवरी 1 2020 से ऑनवर्ड्स आगे, है ना, जो ये हार्मोनाइज सिस्टम है, कोड्स दैट आर यूज टू क्लासीफाई द इंटरनेशनल ट्रेड आइटम्स के लिए, है ना, आर सेट टू बी अपडेटेड, है ना। 1 जनवरी से अपडेट ऑलरेडी हो चुका है, समझ लीजिए इस तरह से, ना। अब से ये चीज़ लागू होगा। द लेटेस्ट सेट ऑफ कोड्स, कहता है कि अभी लेटेस्ट सेट जो कोड्स है ना हार्मोनाइज सिस्टम का 2022 विल बी यूज टू कैप्चर द ट्रेड इन सेवरल न्यू फील्ड्स, अलग अलग नया फील्ड में इसमें ऐड किया गया है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस। तो ये रहा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि वो कैलकुलेशन के लिए जो होता है, जहाँ पे अलग अलग कंट्री से जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, है ना, तो हर वो चीज़ तो कस्टम्स वाले ही करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स आना जाना इस तरह से। तो उसका जब भी कैलकुलेशन या टैक्सेशन वगैरह होता है, तो उस टाइम में वो कोड से ही पता चलता है कौन सा कंट्री का ओरिजिन किधर का, ये सब सारी चीज़ें, है ना, तो कोड से। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, 9th क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट मोमेंट। हाँ, ई दाखिल पोर्टल, ठीक है। ई दाखिल पोर्टल यानी कि दाखिल ऐसे जो लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये ई दाखिल पोर्टल विच वाज सीन इन द न्यूज़ में देखा गया था ऐसा, एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर, किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है? सवाल पूछ रहा है सीधे तौर पे, है ना। तो इसका जवाब है, आंसर है कंज्यूमर कंप्लेंट्स, इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी कि ई दाखिल पोर्टल, ये ध्यान रखना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। Union government has set up the e-Dakhil portal, which provides a fast and easy facility to consumers around the country to conveniently approach the relevant consumer forum. Consumer forum जहाँ पे कि निपटारा होता है कोई भी, है ना, ग्रीवेंस वगैरह का जो ना रिड्रेसेबल मैकेनिज्म इस तरह से जो होता है ना, तो ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये यानी ये यूनियन मिनिस्ट्री ने इशू किया, ये पोर्टल है, ठीक है। अब आगे कह रहा है एज पर द रिसेंट रूल्स रिलीज बाय द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने एक रिसेंट अपडेट किया रूल में ना, उन्होंने रिलीज़ किया है ना। तो वो रूल ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी इस तरह का मैकेनिज्म रहेगा, है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल जो भी मैकेनिज्म रहेगा, है ना, जो फॉरम रहेगा, उसको उसका जुरिस्डिक्शन दिया है क्या, कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहेगा कमीशन से जुरिस्डिक्शन फॉर कंप्लेंट से, जो कंप्लेंट की जुरिस्डिक्शन का वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस के अगर वैल्यू 50 लाख तक का रहेगा, नॉट एक्सीड, सॉरी मतलब मैक्स टू मैक्स 50 लाख तक का अगर कोई इशू है, कंप्लेंट है कोई गुड्स सर्विस को लेकर के, तो ये यहाँ पे निपटारा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। फिर स्टेट कमिश्नर, स्टेट लेवल के लिए क्या करा है कि कोई कंप्लेंट अगर रेंज 50 लाख से 2 करोड़ के दरमियान का रहेगा, तो वो स्टेट लेवल का जो इस तरह का कमीशन, स्टेट कमीशन से रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो वहाँ पे इसका निपटारा होगा। तो उसी तरह से मोर देन 2 करोड़ से रहेगा, 2 करोड़ रुपीज़ से अगर आगे का रहेगा, हाँ, तो फिर ये नेशनल वाला रहेगा। इसमें लिखा क्या, विल हैव द जुडिशल फाइल कंप्लेंट, हाँ, ठीक है। तो यही है इसका नेशनल कमीशन यहाँ पे है, नेशनल वाला जो ना मोर देन 2 करोड़, उससे कम का वहाँ पे जाएगा तो बात नहीं सुनी जाएगी, यही कहने का मतलब वो। तो ये है, ठीक है। तो कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए था ई दाखिल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है IRDAI, है ना, हैज़ अनाउंस्ड हाउ मेनी इंश्योरर्स एज डोमेस्टिक, है ना, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, जिसको कि शॉर्ट में कहते हैं DSIIS, ठीक है। यानी कहता है कि IRDAI, हम जानते हैं ना कि ये एक अथॉरिटी है, मतलब रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ना, इसको कहते हैं कि इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग, इसी तरह से लिखने में नहीं हो रहा है मोबाइल में एक्चुअली, हाँ, डेवलप इंश्योरेंस, हाँ, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या अनाउंस किया है कि कुछ
ऐसी जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, कि जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ना, तो उसके लिए उसको एक चीज़ है ना, इसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, यानी कि DSII उसको घोषित किया गया है ना। तो कितने ऐसे इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये पूछ रहा है। तो इस तरह की 3 इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। 2021-22 के लिए पूछा गया, हर साल एनुअली घोषित करती है इस तरह का, ठीक है। अब इसका इस पे पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पे, इससे एग्जैक्टली समझ में आएगा। कहता है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर, हाँ, IRDAI हैज़ अनाउंस्ड दैट द स्टेट ओन्ड यानी कि गवर्नमेंट की जो LIC है ना, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है ना, एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये तीनों कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, यानी कि DSII 2021 से 22 के लिए। द DSSI परसीव्ड एज इंश्योरेंस दैट आर टू बिग, इसको माना गया कि टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल, है ना, ड्यू टू देयर साइज, मार्केट इंपॉर्टेंस, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, देयर फेलियर वुड काउज अ मैसिव इम्पैक्ट ऑफ द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम। कह रहा है कि ये IRDAI ने जो घोषित किया ये तीनों इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, इसके बारे में ये कहा गया कि हाँ, कि ये इतना बड़ा है, इतना इंपॉर्टेंट, इतनी वैल्यू है इसकी, कि अगर ये फेलियर हो गया या कुछ भी हो गया तो बहुत ही मतलब डिसएस्ट्रस, इस तरह से ये कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे, यही इसका मतलब हुआ, है ना। तो अब इसमें होगा क्या कि ये इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस के आधार पे ना इसका घोषणा रैंकिंग कर दिया, इसको घोषणा कर दिया गया कि ये तीनों आया इस बार 2021 और 22 में, ताकि पब्लिक को भी पता चले कि हाँ इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ये कंपनी, है ना, इस तरह की ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वैल्यू है, इसकी इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट की नज़रों में, है ना। तो लोग जो भी जुड़ेगा तो जुड़ने से पहले सोचेगा, है ना, नहीं तो पता चला कि बैंकरप्सी हो जाती है, बहुत सारा हम लोग फाइनेंशियल कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी इस तरह से ये करते हैं, हाँ, उसके बाद में वो डूब जाती है ऐसे। तो फिर आम लोगों के भी जो लोग भी पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो भी जिस हिसाब से ये करते हैं वो भी डूब जाता है। तो बहुत यही हो जाती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है कि लोगों को भी पता चले, है ना। और दूसरी बात कि अगर अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, कभी स्थिति ऐसी भी आएगी तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा कदम उठा सकती है, ऐसे ऐसे जो ये रहेगी इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होगी, ठीक है। तो यहाँ तक ही रहते हैं, अब निकलते हैं बाहर। So how about the video, guys? Did you like it? If yes, please subscribe this channel. Otherwise you can also give your feedback, and things would be corrected accordingly. Okay, so this is what I want to tell you. Bye bye and take care.